नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने सारे प्रश्न वर्णमाला से रिलेटेड लिए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने करने की इसमें कोशिश की है। यह वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पेपर सेट का पहला पार्ट है। कुछ और भी इस वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न मैं दूसरे सेट में लेकर के आऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या लाइक पूरी वीडियो देख लेते हैं और लाइक करने की आदत नहीं है, तो प्लीज आदत डाल लीजिए। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ बर्बाद नहीं होता इससे, बल्कि हमें एक हौसला मिलता है। हम आपकी और पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आज करूंगा। 1 मिनट का टाइम मुझे जरूर दीजिए, क्षमा करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इसमें वीडियो में अननेसेसरी बातें करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जरूरी चीजें ये हैं जो आपको बतानी है। पहली जरूरी चीज ये है कि जो हमारे वीडियो का टाइम है, जो क्वेश्चन पेपर सेट का टाइम है, ये कभी 8, साढ़े 8, 9 के बीच में रहता था। अब ये फिक्स हो जाएगा 7 बजे। 7 बजे हर दिन शाम को आपको नया हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट या कोई हिंदी से रिलेटेड वीडियो रोज देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दूसरी चीज यह है कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, चाहे वो इतिहास से हो, भूगोल से हो, राजनीति विज्ञान से है, इन सभी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपको हर बुधवार और हर शनिवार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर बुधवार और हर शनिवार को सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। हर बुधवार हर शनिवार को सामाजिक विज्ञान की वीडियो सुबह 8 बजे, रात की वीडियो जो 7 बजे आपको मिलेगी शाम को, एक तरह से कह लीजिए हिंदी से रिलेटेड रहेगी, वो हर दिन मिलेगी। उसमें प्रैक्टिस पेपर सेट भी रहेंगे, बीच बीच में मैं टॉपिक भी कवर कराता रहूंगा हिंदी से रिलेटेड। एक और खास बात कहना चाहूंगा, 30 तारीख से यानी 30 जुलाई से हर दिन सुबह 9 बजे आपको प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें, मिलें, अन्य दोस्तों को भी बताएं कि यहां क्या क्या चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं। और ये चीजें मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि ये कभी बंद ना हो। अगर कुछ कारण देखूंगा, जब आपकी तरफ से ऐसा सुझाव आएगा कि अब इसे बंद कर दिया जाए, तो ही बंद किया जाएगा। अन्यथा हिंदी का हर दिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड वीडियो वेडनेसडे और सैटरडे को देखने को मिलेगा, यानी बुधवार और शनिवार को। और 30 तारीख से हर दिन सुबह 9 बजे आपको क्या चीज मिलेगी? करंट अफेयर्स। हर दिन का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि मैंने जो ये रिकमेंडेशन या जो चीजें मैं आपके सामने आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से ला रहा हूं वो सही है कि नहीं। आप क्या इसके बारे में फीडबैक कुछ देना चाहते हैं, कोई सुझाव है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आपका और समय नहीं लूंगा, आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा। अभ्यास प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें कही गई। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है। अब कहा जा रहा है स्पर्श। पहली बात आपको स्पर्श ध्वनि ढूंढनी है, स्पर्श कौन सी है। अब पहली बात जान लीजिए कि इसमें ह जो है स्पर्श नहीं है। क्यों स्पर्श नहीं है? क्योंकि क से लेकर के म तक ही स्पर्श ध्वनियां हैं, तो ह तो ऐसे ही निकल गया। ओके, आगे आ जाइए। घोष पूछ रहा है, महाप्राण पूछ रहा है, दंत पूछ रहा है। अब हम दंत की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत नहीं है, उसको भी हटा लेते हैं। दंत में कौन सा वर्ग आता है? पहली बात जान लीजिए, त वर्ग के जितने अक्षर हैं वो दंत कहलाते हैं। तो इस हिसाब से भ जो है वो त वर्ग में नहीं आता, भ भी निकल गया। द और ध बचा, द और क्या बचा? ध बचा। अब गौर करते हैं कि इसमें महाप्राण कौन सा है और घोष कौन सा है।
अब ये दो ही बचे, ये दोनों स्पर्श भी हैं और दंत भी हैं, ये दोनों क्वालिटी तो मिल गई। घोष और महाप्राण देखते हैं। पहली बात जान जाइए कि अब घोष क्या होते हैं। घोष का मतलब सघोष। घोष का मतलब क्या है? सघोष। सघोष वर्ण जो होते हैं मित्रों, वे होते हैं जो क से लेकर के प वर्ग है, इसमें के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर। जैसे क वर्ग ले लीजिए, क वर्ग में क्या क्या आता है? ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये 5 अक्षर आते हैं। तो इसका तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। अघोष क्या क्या होता है? पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। इसके अलावा और कौन कौन से घोष व्यंजन होते हैं यानी सघोष होते हैं? इसके अलावा य, र, ल, व और ह भी सघोष ध्वनि है, इसमें भी स्वर तंत्र में कंपन होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज यानी हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और ह जो कि ऊष्म व्यंजन में से है वो एक ही अक्षर खाली ह। बाकी जो तीनों श हैं, तालव्य, दंत और मूर्धन्य, ये तीनों श नहीं आते घोष में, ये अघोष में आते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। तो इस हिसाब से क्या ये द आ रहा है इसमें? द कौन सा व्यंजन है? द, गौर करिए, द कौन सा व्यंजन है? तीसरा है। ठीक है, द तीसरा है, तीसरा है। ध क्या है? चौथा है। तो घोष तो दोनों हो गए, यानी स्पर्श भी हो गए, दंत भी हो गए, घोष भी हो गए। अब महाप्राण देख लेते हैं, अंतिम क्वालिटी। महाप्राण में क्या क्या होता है? महाप्राण देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, पहले, तीसरे और पांचवें। और क्या क्या? अब छूट कौन सा रहा है? दूसरा और चौथा। ये दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। अब देख लीजिए, ये तो तीसरा अक्षर है त, थ, द, ये दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, यानी ये महाप्राण नहीं होगा। तो ये वर्ग हट गया, बी विकल्प भी हट गया, बचा क्या? खाली सी विकल्प यानी ध। ठीक है, क्योंकि ध कौन सा लेटर है? दूसरा तो नहीं है लेकिन चौथा अक्षर है। तो ध एक ऐसा अक्षर है जो स्पर्श भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, ध जो है सघोष भी है, ध जो है महाप्राण भी है, ध जो है दंत है। ध में चारों क्वालिटी आ रही है, इसलिए हम ध को सही विकल्प मानेंगे, ध पे टिक मार्क करेंगे। दूसरा प्रश्न आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर क्या है पहले जान लीजिए। समृत और विवृत का मतलब समझ लीजिए। समृत मतलब जिसमें मुंह बंद है और विवृत मतलब जिसमें मुंह खुला है। इसके बीच में दो क्वालिटी और आती है, अर्ध समृत, अर्ध विवृत। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मुंह बंद रहे, ठीक है, मुंह बंद रहे लेकिन थोड़ा कम बंद रहे, ठीक है, वो अर्ध समृत हो जाएगा। विवृत में पूरा खुला रहता है और अर्ध विवृत में थोड़ा कम खुला रहता है। ठीक है, तो ये है इसके क्वालिटी। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत पूछा जा रहा है, यानी जिसमें मुंह कम खुलता है, तो वो है ई। ठीक है, वो कौन सा है मित्रों? ई है समृत। आगे आ जाइए, सी विकल्प सही है मेरा। इस पे समृत स्वर, अर्ध समृत, विपरीत स्वर, इस पे एक वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी है। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। अब यहां दिया गया कि य, र, ल, व व्यंजन को क्या कहते हैं। आपको अभी अभी मैंने बताया कि य, र, ल, व ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बोलने में मुंह के अंदर की जो हवा है, जो हमारी प्राणवायु आप कह सकते हैं, या हमारी जिह्वा या जीभ जिसको कहते हैं आप, मुंह के किसी भी भाग को, आंतरिक भाग को कहीं भी अच्छी तरह से स्पर्श नहीं करती। यही कारण है कि इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को जो य, र, ल, व हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये तो बी विकल्प सही हो गया। आगे आ जाइए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
देखिए जो ये श है इस तरह से जो लिखा जाता है इसको हम तालव्य श कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु कहाँ है? कंठ ये हो गया और इसके और ऊपर आइए, कंठ से ऊपर आइए, जो गहरी संरचना है और ऊपर का भाग जो प्लेन है वो तालु है। और वहां पर जब जीवा स्पर्श करके इसका उच्चारण करती है तो तालु से ध्वनि निकलने के कारण इसे हम तालव्य कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान कहां हो गया? तालव्य। मित्रों उच्चारण स्थान के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने उसमें बताई है कि प्लीज आप जाइए उस पर सर्च करिए, वर्णों का उच्चारण स्थान बाय दिव्यज्ञान या वर्णों का उच्चारण स्थान बाय पंकज राय करके आप सर्च करिए। दोनों ऑप्शन में से कोई एक विकल्प में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सारे वर्णों का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान मैंने उसमें व्याख्या नहीं की हो, और बहुत सरल ट्रिक में की है। संस्कृत के कुछ ऐसे छोटे से सूत्र बताए हैं जिनको याद कर लेने पर आपको कभी हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको वो वीडियो देखने के लिए, प्लीज जाके जरूर देखिए। तो वो तालव्य है इसका उच्चारण स्थान। आगे आ जाइए, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर जीवा का जो भाग है, जीवा 3 भाग में विभाजित कर दी जाती है। मान लीजिए आपकी ये जीभ है, ये आगे का भाग अग्रभाग कहलाता है, ठीक है, ये बीच वाला भाग कहलाता है मध्य, और पीछे का जो भाग है वो पश्च, ठीक है। तो जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता है उनको हम पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका भी पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और इसके बाद समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्धविवृत, इसका सबका वर्णन, ठीक है, पूरे स्वर के बारे में और उनके उच्चारण के अलग अलग स्थान या अलग अलग आधारों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिए, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया जब समृद्ध बता रहा था आपको तब। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब गौर करिए, स्वर कहा जा रहा है, सीधी सी बात। एक चीज आप गौर करिए, यहां आ लिखा है, क्या ये ब स्वर है? नहीं है। ज स्वर है? नहीं है। ढ स्वर है? नहीं है। ये सभी तो व्यंजन है, तो पहली बात तो इस आधार पर यही कट गए, स्वर एक ही बचा, आ, ठीक है। तो ये क्या है? कौन सा स्वर है? ये पश्च स्वर है, ठीक है, आ पश्च स्वर है। अग्र स्वर में क्या क्या आ जाते हैं मित्रों? अग्र स्वर में आपका आ जाता है ई, ठीक है, ए, आई, अग्र स्वर आ गए, ठीक है। मध्य स्वर आपका आ जाता है अ, मध्य स्वर में आ जाता है। बाकी जितने बचते हैं, यानी अ के बाद आ आया, आ हो जाएगा पश्च स्वर। ये जो है क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर है। यहां थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ई ए आई क्या हो गए? अग्र स्वर। आ के बाद क्या बच? अब अ क्या हो गया? अ अकेला हो गया मध्य स्वर। पश्च स्वर में क्या बच गया? आ बच गया, ई तो इधर हो गया, उ और ऊ हो गया, ठीक है, आ ई उ ए ओ आओ, ठीक है। और एक आ होता है, आ, ठीक है, आ, जिसको हम आगत स्वर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आगत की जो मात्रा के साथ प्रयोग होता है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं उसमें आ लगाते हैं वो। तो ये सारे हो गए पश्च में, ठीक है। तो अग्र आपको क्लियर हो गया, मध्य क्लियर हो गया और पश्च क्लियर हो गया। आगे आ जाइए, छठवां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में खाली वर्ण पूछा जा रहा है कि वर्ण कितने हैं, ठीक है। तो आप 52 पे टिक मार्क करेंगे, 52 पे। कैसे? स्वर कितने हैं ये देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, इस पर एक वीडियो है मेरी, ठीक है, जिसके व्यू हमारे समझ से 1,25,000 से ऊपर गए हैं। आप देख लीजिए उसको, अभी थोड़े महीनों पहले मैंने बनाया, 6-7 महीने हो गए हैं उस पर, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको वर्णों की संख्या के ऊपर ही बनाया गया है वो। स्वर कितने हैं देख लीजिए, 11 स्वर हैं। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह 2 हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं स्पर्श व्यंजन। उसमें उच्छिष्ट व्यंजन जो अतिरिक्त आ जाते हैं, अड़ और अढ़, ठीक है। तो उच्छिष्ट व्यंजन भी हैं, वो कितने हैं? 2, उच्छिष्ट 2 हो गए। इसके बाद आपका बच गया अंतस्थ, अंतस्थ 4 हो गए,
और 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इनका टोटल कर लीजिए। 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 1 17 10 27, 27 और 20, ठीक है 47 प्लस 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 52 हो गया। देख लीजिए आप, तो ये 52 मतलब कौन कौन से 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह यानी अंग और अह हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए मतलब क से लेकर के म तक, उच्छिष्ट व्यंजन अड़ ड के नीचे डॉट लगाते हैं, अतिरिक्त व्यंजन हो जाता है वो, ढ के नीचे डॉट ट वर्ग में ही आगे 2 अतिरिक्त अक्षर बन जाते हैं, तो वो 2। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4, उसके बाद आपका उष्ण व्यंजन श श स ह, उसके बाद संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। सबको टोटल करेंगे मित्रों तो 52 आता है। ये 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। आगे आ जाइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, पहली बात वर्णमाला में शब्द तो आते ही नहीं, इस हिसाब से ये गलत हो गया। ए विकल्प, सी विकल्प लिखा है शब्द गणना को, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शब्द की बात ही नहीं कही जाती वर्णमाला में। वर्णों के संकलन को, वर्णों का संकलन तो होता है, लेकिन जरा डी विकल्प पढ़िए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का संकलन मतलब वर्ण का इकट्ठा कर देना, यानी वर्णों को इकट्ठा कर देना, लेकिन उसमें कोई क्रम ना रहे, तो क्या हम उसको वर्णमाला कहेंगे? नहीं। इसमें एक चीज छूट रही है बी विकल्प में, इसमें व्यवस्थित नहीं बात कही गई है, इसलिए बी विकल्प गलत हो जाएगा और डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 8वां प्रश्न देख लीजिए, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष नहीं है? घोष का मतलब है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, ऐसा कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं? घोष मतलब सघोष, स लगा दीजिए इसके आगे अगर आपको डाउट हो रहा हो तो। घोष या सघोष बात एक ही है, तो कौन सा वर्ण सघोष नहीं है या कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहां पर वर्णों के बारे में जब बता रहा था कि हमारे जो वर्ग हैं क च ट त प, उसके पहले और दूसरे अक्षर जो होते हैं वे अघोष होते हैं। अघोष मतलब जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, वे अघोष कहलाते हैं, पहले और दूसरे। यानी जैसे क से लेकर अंग तक लिखा गया, इसमें क और ख अघोष वर्ण है, ठीक है। लेकिन ग घ अंग ये 3 यानी क्रम से देख लीजिए, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो 3 वर्ण होते हैं ये होते हैं सघोष, यानी इनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? य र ल और व और ऊष्म व्यंजन में से ह, ठीक है। तो य र ल व ह 5 ये, और ये हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर ये। अब हम गौर कर लेते हैं, यहां लिखा है र, र य र, तो र घोष है या नहीं है? है। अब हम देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि सघोष नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है नहीं, यानी कि ऐसा वर्ण जिसमें स्वर तंत्र में कंपन न हो। र में तो कंपन होता है, ये देख लीजिए, सघोष में मैंने लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बताना है, एक चीज मैं भूल गया बताना आपको, सारे स्वर जो हैं, सारे स्वर जितने हैं 11 सभी घोष वर्ण हैं। इनके उच्चारण में कंठ में कंपन होता है, यानी स्वर तंत्र में कंपन होता है। त देखिए, त जो है वर्ग का पहला अक्षर है, ये अघोष होगा, ठीक है। अब हमें ये मालूम हो गया कि घोष नहीं है कौन सा? त वर्ग। अस्वर है, घोष वर्ण है, ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है। और ड जो है ट ठ ड, तीसरा अक्षर आता है, ट वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये घोष वर्ण है, यानी ये भी घोष वर्ण है, ये भी घोष है स्वर, और र भी घोष है। त जो है वो वर्ग का पहला अक्षर है, ये अघोष है, सघोष नहीं है।
ठीक है, तो ए त पे विकल्प, त वाला जो है विकल्प यानी विकल्प बी जो है उस पे टिक मार्क करेंगे। विकल्प, मैं गलती से विकल्प बोल देता हूं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ नासिक के, क्या इनका उच्चारण नासिका से होता है? नहीं, गलत। मूर्धन्य, क्या इनका उच्चारण मूर्धा से होता है? नहीं। पहले जान लीजिए कि ए और ऐ की उत्पत्ति क्या है। अ में ई मिलाने से, जब अ या आ के बाद ई या ई आती है, ठीक है, तो ए बनता है। अब अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है, तो कंठ तालु इसका ए का उच्चारण होगा और ऐ का भी वही होगा, ठीक है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव, ठीक है, कंठ और तालव्य, तो डी हो जाएगा, डी विकल्प सही। ओष्ठ नहीं होगा, मूर्धन्य और नासिक नहीं होगा। 10वां देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या पूछे, चाहे स्वरों की संख्या पूछे, चाहे उसमें कुल वर्ण, कुल लिखे या ना लिखे, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, अच्छा हाँ यहां है कुल। मैं अगला प्रश्न पढ़ने लगा। कुल अगर लिखे तो भी और नहीं लिखे तो भी आप हमेशा बी विकल्प पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि अंग और अह को हम कभी भी स्वर मानते ही नहीं। मानक हिंदी में हिंदी निदेशालय ने अंग और अह को अयोगवाह बोला है, उसे न तो स्वर बोला है न तो व्यंजन बोला है, उसका एक अलग क्राइटेरिया बना दिया है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। अ, आ, ई, उ, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, इसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, बस इतने ही हैं। फिर से अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, 10 और 1 11 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या पूछे तो आप 33 पे टिक मार्क करेंगे, बी विकल्प पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां कुल वर्ण पूछा जा रहा था। हिंदी कहां गया वो प्रश्न 52 वाला? यहां हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, वर्ण की बात खाली कही जा रही थी। इसमें स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, उच्छिष्ट ये सब बात नहीं कही जा रही, खाली पूछा गया वर्णमाला में वर्ण कितने। तो वर्णमाला में जितने भी, चाहे वो एक्स्ट्रा लिए गए हों चाहे कैसे भी किए गए हों, सब मिला करके 52 है। लेकिन यहां क्लियरली पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन कहां तक आप बोलते हैं? क से लेकर के ह तक ही आप व्यंजन बोलते हैं, ठीक, क से लेकर के ह तक ही आप व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और अब देख लीजिए, क्योंकि अब उसमें देखिए जब इसमें संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो वो दो इन्हीं क से लेके ह तक के व्यंजनों के अंदर ही दो व्यंजन जो हैं, किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर के बाकी का वो ये संयुक्त व्यंजन बनता है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें क्ष, त्र, ज्ञ और स्र को निकाल दिया जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन यानी अड़ और अढ़, वो भी तो उन्हीं से बनते हैं, यानी ड और ढ से ही बनते हैं, तो उनको भी निकाल दिया गया है। कुल व्यंजनों की संख्या जो मूल है हमारी वो 33 ही है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 ही है, 33 पे ही टिक मार्क करेंगे। 34 तो कोई सवाल ही नहीं, जरा गणना कर दीजिए कहां से 34 आएगा। और अचानक 33 में 2 ऐड कहां से 2 और बढ़ जाएंगे? अड़ और अढ़ के हिसाब से नहीं, ठीक है। और 32 एक कम कहां से हो जाएगा? तो ये सब सारे विकल्प जो हैं वो गलत है, 33 ही आप टिक मार्क करेंगे, याद रख लीजिएगा इस बात को। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ग जो है क वर्ग का अक्षर है और क वर्ग के सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। आगे आ जाइए 13वां प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो है वो आधा ज और ञ से मिलकर के बनता है, यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 14वां प्रश्न, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब जिसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता। अब देख लीजिए प वर्ग जो है, प, फ, ब, भ, म, इसके सारे अक्षर ओष्ठ हैं। म और ब एक ही वर्ग का अक्षर है, इसका ओष्ठ है। हमें क्या चाहिए? ओष्ठ नहीं है, ये तो दोनों ओष्ठ निकल गए। ऊ का उच्चारण स्थान छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी ह्रस्व और दीर्घ ऊ दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है, आ कंठ है,
तो आ का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही होगा। 15वां प्रश्न आ जाइए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? कौन सा ऐसा वर्ग है ए बी सी डी में से जिसमें सारी ध्वनियां अल्प प्राण वाली हैं? अल्प प्राण क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी 135 नंबर याद रखिए, 1 3 5, क से लेकर के प वर्ग तक सारे जितने वर्ण हैं 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में से हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है, व्यंजन जो होता है, वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, आगे अब देख लीजिए, ढूंढ लीजिए इसमें से। क तो पहला अक्षर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अल्प प्राण होने चाहिए, अल्प प्राण का समूह, लेकिन देखिए यहां ख आ गया है, दूसरा अक्षर। अल्प प्राण में दूसरा अक्षर नहीं आता, तो ये विकल्प गलत हो गया। तो इधर देखिए सी वाला थ दूसरा अक्षर है, ये भी विकल्प गलत हो गया, दूसरा अक्षर तो लिया ही नहीं जा रहा है वर्ग का। अब यहां देखिए ठ यहां भी दूसरा आ गया है, ये भी विकल्प गलत है। लेकिन जरा बी पे नजर डालिए, यहां लिखा गया च क्या है? च पहला अक्षर है, च के बाद छ दूसरा है, लेकिन ज तीसरा है। च पहला, ज तीसरा, और इया क्या है? उसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर यहां मिल गया, ये बी विकल्प सही हो गया। आगे आ जाइए, 16वां प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब जिसको बोलने में स्वर तंत्र में कंपन न हो, अघोष। अघोष ढूंढ लेते हैं। अस्वर है, मैंने बताया था स्वर घोष वर्ण होता है। आगे आ जाइए, ह जो है, ह मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि घोष वर्ण है। हमें क्या चाहिए? अघोष चाहिए, हमें घोष नहीं चाहिए। ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए। अब आ जाइए स पे, ठीक है, ये स, ठीक है, ये क्या है? अच्छा पहले इसको बता देता हूं, बी को। बी में कौन सा वर्ण है? ज। ज वर्ग का कौन सा लेटर होता है? च छ ज। ज कौन सा लेटर होता है? तीसरा। और तीसरा लेटर क्या होता है मित्रों? ये घोष वर्ण होता है, तो ये भी निकल गया। स देखिए, मैंने बताया था य र ल व और ह ही सघोष होते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों श होते हैं, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये जो तीनों स हैं, ये तीनों श जो हैं, वे कौन से वर्ण होते हैं? अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। इनको बोलने में और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, यही कारण है इन्हें अघोष कहा जाता है। तो स जो है वो अघोष हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। मित्रों, आज मैंने काफी स्टार्टिंग में थोड़ी बातें कर दी थी, इसीलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं वर्णमाला में, उसको मैंने अभी टच नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूं इसमें मैंने बहुत कवर किया है। एक दूसरा पार्ट भी ले आऊंगा, 15 से 20 प्रश्न उसमें भी डालूंगा, 16 प्रश्न, ताकि आपकी वर्णमाला पूरी हो जाए। वर्णमाला अभी अधूरी है, थोड़ा और लाना पड़ेगा प्रश्न, तो दूसरा सेट इसीलिए मैं लाने वाला हूं। ठीक है, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए, और जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको बातें बताई कि मैं किस दिन कौन सी चीजें लाने वाला हूं, कितनी वीडियो, कौन सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या सलाह देना चाहते हैं आप, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।